Lakshmi invested certain amount of money in different bank. Bank A gives 10% interest and Bank B gives 12% interest annually. तो आपके पास जो है एक लक्ष्मीत नाम का व्यक्ति है जो बैंक में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, और किस तरह से, जो बैंक ए है वह 10% इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक बी है वह 12% इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो उसको जो टोटल इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है वो 2940 रुपीज़ उसको एक साल में मिल जाते हैं। और अगर वह इंटरचेंज कर देता है अमाउंट को तो उसको 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। मतलब पहले 2940 मिल रहे थे, अब 60 और ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 3000 रुपीज़ उसको एनुअल इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि उसने जो है फर्स्ट जो बैंक में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ए बैंक और बी बैंक में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बैंक है हमारे पास, हम उसमें अमाउंट को जो ए बैंक में ₹X सपोज कर लेते हैं और बी बैंक में ₹Y सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट लक्ष्मीत इन्वेस्ट ₹X in bank A and ₹Y in bank B। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, जो ए और बी बैंक है उन दोनों बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उन पर इंटरेस्ट एक पर 10%, ए पर 10% मिल रहा है, बी पर 12% मिल रहा है। दैट इज जो 10% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो कितना है आपका 2940 रुपीज़ है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10x अपॉन 100 हो जाएगा। ये परसेंट को जब सॉल्व करते हैं तो परसेंट में अपॉन 100 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ईयर 12y अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 2940 रुपीज़। अब आप यहाँ पर देखेंगे 100 एलसीएम, अगर हम पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट वी गेट 10x प्लस 12y इक्वल्स टू 294000। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। इसी तरह से ये केस 1 था, केस 2 में इंटरचेंज कर देना है वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ इंटरचेंज कर दो। तो 12% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, इससे 60 रुपये ज़्यादा है तो 2940 प्लस 60। अब क्या होगा, 12x बाय 100 आएगा यहाँ पर 10y अपॉन 100 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3000 रुपीज़। नाउ 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर तो 12x प्लस 10y इक्वल्स टू आपका इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया हमने। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, तो 10 और 12 में जो कॉमन नंबर आता है वो 60 आता है पहले, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू गेट, यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है माइनस सेकेंड इक्वेशन को 5 से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखिए 6 10 जा 60x प्लस 72y इक्वल्स टू 1 2 3, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 और 2 56 कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 एंड 5 17। और दूसरा इक्वेशन में करेंगे आप इसी तरह से, तो 12 5 जा 60x प्लस 50y इक्वल्स टू 150। ठीक है, और में 1 2 3 4 2 3 4 ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। इनको आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। 72 22y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 4 6 2, तो आपका जो अमाउंट आएगा y की वैल्यू वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए y इक्वल्स टू आ जाएगा
264,000 अपॉन 22, 1 जा 2 जा और ये 12,000, तो y जो आपके पास आ जाएगा वो 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है हम लोग, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट में पुट करने पर आपका 10x प्लस 12 इंटू 12,000 इक्वल्स टू कितना अमाउंट था हमारे पास, 294,000, 294,000। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको, तो व्हाट वी गेट, 12 12 ज़ा 144, 1 2 3 और आपके पास 294,123 आ जाएगा। तो 10x इक्वल्स टू 294,000 माइनस 144,000। नाउ 10x इक्वल्स टू 1230, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका अपॉन 10, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो व्हाट यू गेट 15,000। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो मनी इन्वेस्टेड इन बैंक ए, मनी डिपॉजिटेड लिख दे रहा है, ठीक है, इन बैंक ए इज इक्वल्स टू 15,000 हो जाएगा आपका, और मनी डिपॉजिटेड इन बैंक बी इज हाउ मच, आपका कितना आया था पहला, इट इज 12,000, ओके, तो रुपीज 12,000। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वह मैंने एक वीडियो में बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वह एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी लेंथ इक्वल होती है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो आपके पास, क्या क्वेश्चन है, इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी और ए सी जो है वो इक्वल लेंथ रखते हैं, ठीक है, तो ए बी और ए सी आपके इक्वल हैं भाई, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट कर रखा है। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे टेंजेंट का काम करेंगे। एज सुन प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड, अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो पी पॉइंट होगा वह दिस इज द मिड पॉइंट, ये चीज हम लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए ये तो आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन होने के बाद अब आप देखेंगे जो ये थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सियल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ए आर ए क्यू के इक्वल हो जाएगा, ए आर इज इक्वल्स टू ए क्यू, कॉज लिख दोगे, ये वाला लेंथ पूरा का पूरा आर इक्वल, जो ऊपर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ये थ्योरम आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब देखिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दें, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दें, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जाएगा, ए बी माइनस ए आर इक्वल्स टू ए सी माइनस ए क्यू आ जाएगा। तो ए बी माइनस ए आर इक्वल्स टू ए सी माइनस ए क्यू आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप ए बी में से ए आर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बी आर बचेगा, ये वाला जो है, तो बी आर इक्वल्स टू यहाँ पर सी क्यू बचेगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे सी क्यू सी पी के इक्वल है, बट सी क्यू इक्वल्स टू सी पी एंड बी आर इक्वल्स टू बी पी, इसको यहाँ पर
पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। देखिए तो जैसे आप इसको यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका CP, और जो BR किसके BP के इक्वल है। अब जो पुट करेंगे क्या रहेगा आपका BR BP के इक्वल आ गया, और CQ जो है वो आपका CP के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट जो होगा, दिस इंप्लाइज दैट P इज मिड पॉइंट। आप लिख दोगे P बाइसेक्ट BC, हेंस प्रूव्ड। तो आप इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो दूसरा थ्योरम है उसको वेरीफाई करना है कि जो टेंजेंट होती है वह परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। ठीक है, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है जिसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका लिंक आप दोनों थ्योरम का वेरिफिकेशन वहां पर एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AD जो है वो डायमीटर है सर्किल का जिसका सेंटर O है। एंड AB इज अ टेंजेंट एट A। AB जो है वो टेंजेंट है A पॉइंट पर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका, दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अब उसके बाद C इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल। C सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है। DC को प्रोड्यूस किया, वो AB को B पर कट कर रही है। तो एंगल ABD 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। COA, दिस एंगल यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, COA एंगल आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये 90 का एंगल है, ये 50 का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 40 डिग्री का आ जाएगा। जैसे ही एंगल 40 का आएगा, आप देख रहे हैं ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, रेडियस की वजह से ये 40 है, तो ये एंगल भी हमारा कितने का होगा, 40 का होगा। ये 40 और ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस छोटे वाले ट्राइंगल का। तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। तो COA हमारा एंगल कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारे पास जो थ्योरम लिखी हुई है ये वाली थ्योरम, इस थ्योरम को आप क्या करेंगे यहाँ पर बता देंगे कि भाई कि जो टेंजेंट होती है वह परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो थ्योरम से हो जाएगा हमारा। ठीक है, थ्योरम से होने के बाद अगला जो क्वेश्चन है ये 50 दे रखा है। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 90 है, एंगल B की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 50 डिग्री है, एंगल D आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल D इक्वल्स टू आपका 180 माइनस 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री आपका आ गया। तो एंगल D 40 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल OCD इक्वल्स टू 40 डिग्री इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि OC इक्वल्स टू OD है और ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद अब आप देखिए, जैसे आपने इस एंगल को निकाल दिया कि ये भी 40 है, अब लिखोगे एंगल COA इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल DCO। एंगल D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 डिग्री है, और एंगल DCO की वैल्यू भी 40 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इसका कॉस क्या लिख दोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
ये चारों के चारों जो पॉइंट्स लिए गए हैं ये रोम्बस के वर्टिसेस हैं और हमें इनके एरिया भी पता करना है। रोम्बस वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके जो चारों साइड की लेंथ है उसको इक्वल वेरीफाई करना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ए बी, बी सी, सी डी, डी ए तीनों निकालेंगे। सबसे पहले ए बी कैलकुलेट किया, ए बी इक्वल्स टू, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला एक ही है। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नाउ व्हाट यू गेट, रूट 1 प्लस 25। तो आपका ए बी की वैल्यू आ जाएगी √26। अब मैं बाकी पार्ट में डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला लिख दो। ए बी निकाल दिया, अब आपने बी सी कैलकुलेट किया। बी सी निकालने के लिए क्या होगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 √26 आपके पास आ जाए। ए बी बी सी हो गया। सी डी निकाला हमने, सी डी की लेंथ क्या हो जाएगी, -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करते जा रहे हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से आ जाए। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 25 दैट इज √26 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगले जो है एडी की तरफ बढ़ते हैं। तो एडी की जो लेंथ होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, देखिए -2 -3 का होल स्क्वायर -1 -0 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर भी पॉजिटिव होते, 25 प्लस 1 दैट इज 26 का रूट। तो आप देख रहे हैं चारों साइड यहाँ पर आपके सामने जो आई हुई हैं, ये भी √26 है, ये भी √26 है, ये भी √26 है, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल है। मतलब ये क्या है, हमारा एक रोम्बस है। सो दिस लिखोगे सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब बारी आती है इसका एरिया निकालने के लिए। तो हमारे पास जो एरिया निकालने के लिए इसके डायगोनल्स कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इस फॉर्मूले के। तो हम लोग सबसे पहले AC और BD को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। इस तरह से देखिए, आपने क्या किया, AC निकाला कि AC की वैल्यू क्या होगी। तो AC निकालने के लिए आपने AC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास रूट में आ जाएगा 4 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका 16 प्लस 16 दैट इज √32। ठीक है, AC निकाल दिया। और इसके बाद आप BD कैलकुलेट करेंगे। BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट यू गेट, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 √72। यहाँ से जगह यूनिट लिख लिया करिए आप। अगर पेपर में सॉल्व करते हैं तो आपको यूनिट यहाँ पर जरूर लिखना चाहिए। तो इस तरह आपने इन दोनों के क्या निकाल दिए, डायगोनल की लेंथ निकाल दी। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हाफ का हाफ, डायगोनल 1 की लेंथ √32 है, की लेंथ √72 है। अब आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है। √32 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कोशिश करें तो 4 इंटू √2 हो जाएगी, और √72 के लिए 6√2 हो जाएगी। और 2 2 ज़ा 4 कैलकुलेट कर लीजिए, 6 2 ज़ा 12 इंटू 2 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वह 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन की वैल्यू दे रखी है 53, ठीक है। तो मीन कितना दे रखा है हम लोगों को, 53 दे रखा है। इसके बाद इसमें जो टेबल में वैल्यूज दे रखे हैं इस तरह से, तो मीन है तो मीन का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इनके मिड वैल्यू जो एक्साइज को कहा जाता है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 0 to 20 इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 20 और 0 को ऐड करो, 20/2 10 आ जाएगा। 20 और 40 को ऐड करेंगे 60/2 30 आ जाएगा। 40 और 60 को ऐड करेंगे 100 का हाफ 50 हो जाएगा। 140 का हाफ 70 हो जाएगा, और 180 का हाफ 90। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 15 10 आपका 150 आ जाएगा, 30f आ गया, ठीक है। 30f1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 5 1 5 5 2 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70f2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 17 9 153 होता है, तो 1530 हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इस वैल्यू को कहा जाता है सिग्मा FI XI। क्या कहेंगे, सिग्मा FI XI इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको। देखिए पहले तो ये जो 30f1 प्लस 70f2 प्लस इन तीनों को ऐड करिए, 0 5 5 10 एंड 3 13 कैरी 1 1 2 2 और 5 7 1 2, तो 2730 आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसके ये फाइंड आउट कर लिए, और n की वैल्यू भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू जब आप इन सबको ऐड करोगे तो f1 और f2 इन सबका जो सम है आपको 100 दे रखा है, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 100 लिख देंगे कि इन सबका जो सम है वो कितना है, 100 है। अब आप यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे इक्वेशन फॉर्म। इन सबका सम 100 दे रखा है, तो आप यहाँ पर दूसरा 15 प्लस f1 प्लस 21 प्लस f2 प्लस 17 इक्वल्स टू 100 लिख देंगे। तो f1 प्लस f2 प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे 7 1 8 एंड 5 13 1 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 100 माइनस 53। तो व्हाट वी गेट 10 माइनस 3 7 9 माइनस 5 4। आपके पास आ जाएगा f1 प्लस f2 बराबर 47, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आपको मीन की वैल्यू कितनी, मीन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मीन 53 दे रखा है। तो सिग्मा FI XI अपॉन n इक्वल्स टू 53। सिग्मा FI XI की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है सिग्मा FI XI की वैल्यू आपके पास है, इसको यहाँ रख दीजिए। क्या जाएगा, 30f1 प्लस 70f2 प्लस 2730 अपॉन 100 इक्वल्स टू 53। 100 इधर आ जाएगा, तो 30f1 प्लस 70f2 2730 इक्वल्स टू 5300। 30f1
70F2 इक्वल्स टू 5300 माइनस 2730। 30F1 70F2 7 13 में से 13 माइनस 7 6 10 माइनस 3 12 माइनस 7 5 और ये आपका 5 माइनस 2 4 माइनस 2 2। आपका 2570 आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। 10 से पूरी इक्वेशन डिवाइड जा रहा कर दीजिए। 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 257। इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं। पहला इक्वेशन F1 प्लस F2 47 है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया है। अब जैसे ये इक्वेशन हमारा बन गया, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये कैसे करेंगे सॉल्व, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को उसमें से -3 करते हैं, 3F1 प्लस 3F2 इक्वल्स टू 3 7 इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। 3 7 21, 3 4 12, 12 और 2 14 और ये 3F1 प्लस 7F2 बराबर 257। माइनस कर दीजिए, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो -4F2 इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1 माइनस का, ठीक है। -116 अपॉन -4, 4 2 8, 4 9 36। तो F2 की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 29 आ गया। पुट इन फर्स्ट कर दीजिए। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका F1 प्लस 29 इक्वल्स टू 47 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, तो F1 इक्वल्स टू 47 माइनस 29, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो F1 की वैल्यू आपकी 18 आ गई और F2 की वैल्यू आपकी 29 कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो आपके क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित फादर इज प्लानिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज टेरेस एरिया। तो अमित के जो फादर हैं वो टेरेस एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की प्लानिंग कर रहे हैं। ही ऑर्डर्ड 360 ब्रिक्स, उन्होंने 360 ब्रिक्स ऑर्डर करे और इंस्ट्रक्ट किया सप्लायर को कि कीप द ब्रिक्स इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से रखना है कि बॉटम रो में 30 ब्रिक्स हों, उसके बाद उसमें एक कम, मतलब पहले 30 ब्रिक्स होंगी। जैसे मान लो इसमें देखिए यहाँ 30 रखी हुई हैं, उसके ऊपर जाओगे तो 29 है, फिर 28 है। तो आप देख रहे हैं एक एक कम करके इन्होंने कुछ पैटर्न सा बना रखा है। तो सप्लायर ने 360 ब्रिक्स को इस मैनर में रख दिया। तो अब इसको पढ़ करके हमें बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। किस पंक्ति में 26 ईंटें हैं। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि अपनी एपी को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो एपी बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले रो में कितनी ईंटें थी भाई, आपको पता है। फर्स्ट रो में 30 ब्रिक्स थे, फिर 29 ब्रिक्स थे, फिर 28 ब्रिक्स थे, फिर 27 ब्रिक्स थे, एंड इस तरह से आपके आगे बढ़ते चले गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, क्योंकि सब में कितने, देखो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। मतलब अगर इसमें से इसको माइनस, तो यहाँ पर ए कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया ना। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 29 माइनस 30 दैट इज -1 आ जाएगा। जैसे आपके पास ये ब्रिक्स से एक एपी बन गई और ए और डी आ गया, बनो कि 26 ब्रिक्स किस रो में आएंगी। वैसे तो यहाँ से देख के ही आप बता सकते हैं कि 26 नंबर ब्रिक 1 2 3 4 5th में आएंगी, बट कैलकुलेशन तो हमने क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखने के लिए लेट an इक्वल्स टू 26, मतलब nth टर्म में 26 सीटें आपकी आएंगी। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 26 हो गया। a की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू हमारी -1 है। तो इसको इधर ले आएंगे हम लोग, तो -n
+1 इक्वल्स टू 26 माइनस 30, तो -n इक्वल्स टू -4 -1। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, -n की वैल्यू -5 आई तो n की वैल्यू 5, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वह आ जाएगा 5th रो में आपकी 26 ईंटें होंगी। अब चलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 10वीं पंक्ति में कितनी ईंटें हैं, मतलब A10 यू हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पर आपको A10 कैलकुलेट करना है, तो A10 की वैल्यू क्या होगी, A + 9D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 है, 9 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो 30 - 9 दैट इज 21। तो आप लिख देंगे कि जो 10वीं रो होगी उसमें 21 ईंटें होंगी। सबसे ऊपर पंक्ति में कितनी ईंटें हैं, मतलब अब पहले तो हमें यही नहीं पता कि सब कितनी पंक्तियां बनी हैं इसकी, तो हम क्या कर देंगे, n पंक्तियां बनी, मतलब जितनी भी ईंटें उन सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 360 है। तो दो ही क्वेश्चन है, n कितने हैं और an में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर Sn की वैल्यू दे रखी है 360, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर 360। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 2a की वैल्यू 30, n-1 इंटू -1 इक्वल्स टू 360। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 - n + 1 इक्वल्स टू 360। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, तो n 61 - n बराबर 720, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ 61n - n² इक्वल्स टू 720। यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा आपका, n² - 61n + 720 इक्वल्स टू 0। 720 के फैक्टर प्लस करने पर 61 आ जाए, तो 720 के हमने फैक्टर करने की कोशिश करी, 180 आएगा, 290 आएगा, 45 आएगा, 315 आएगा, 35 आएगा, 51 आएगा, तो 61 चाहिए भाई हमको। ठीक है, तो 2 बार 3 है, बाकी हमारा ना लिखा हुआ है इनको, तो आपका हो जाएगा 45 + 16। ठीक है, तो आपने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे n² - 45n + 16n + 720 बराबर 0। तो n² - 45n - 16n + 720 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, n कॉमन लिया, n - 45 हो जाएगा, 16 कॉमन लिया, n - 45 हो जाएगा, तो n - 45 और n - 16 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 45 आ जाएगी और n की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 45 तो हो ही नहीं सकते हैं रोज, क्योंकि कुल 360 हमारे पास ब्रिक्स हैं और उनको ही हमें अरेंज करना है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे भी इसमें, चलिए करके देख देते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने A45 निकाला भाई, तो A + 44D हमारे पास बनेगा। A का वैल्यू 30 है, + 44 इंटू -1, तो 30 - 44 जो कि -14 देगा, जो कि इम्पॉसिबल, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, और A16 हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है,
a प्लस 15d आएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 प्लस 15 की जगह और d की जगह -1 रख देंगे, तो 30 माइनस 15 तो हमारा 15। तो जो हमारे पास टोटल रो कितनी बनेंगी 16 रो बनेंगी, और जो 16वीं रो होगी उसमें कितने होंगे आपके पास जो है 15 ब्रिक्स होंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर। किस पंक्ति में 26 ईंटें हैं तो ये आपका पता चल गया था, 5th रो आया था इसका आंसर। 10वीं पंक्ति में कितनी ईंटें हैं तो ये सॉल्यूशन हमने अभी निकाला था 21 है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इसमें 21 है। और इसमें सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने ईंटें हैं तो अभी मैंने फाइंड किया 15 आया, और कितनी पंक्तियों में रखा गया है तो टोटल 16 पंक्तियों में उनको रखा गया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं बट देखने में कठिन लगते हैं, तो इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रमेश इज अ पायलट ऑन इन एयर इंडिया ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। मैनी इंडियन पैसेंजर्स वर stuck at Singapore airport. The government of India sent special aircraft to them. Mr. Ramesh was leading this operation. He is flying from Singapore to New Delhi with these passengers. After takeoff, his aircraft is flying at a constant altitude h. At 10 a.m., the angle of elevation of the aircraft is 30 degree, and at 10:02 a.m., it is 60 degree एज पर फिगर, ठीक है। तो आपके पास जो 2 मिनट का जो टाइमिंग है वो दे रखा है कि पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और उसके बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60, मतलब वो पहले यहाँ पर था तो फिर उसके यहाँ पर आ रहा है, तो कोई जो व्यक्ति देख रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे रखी हैं कि ये जो है वो 150 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम देखते हैं अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बिंदु ए और हवाई जहाज के बीच की दूरी ए कहाँ पर, यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर इन्होंने एच दे रखा है, ये भी एच दे रखा है, ठीक है। तो यह हमारा ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर 150 मीटर दे रखी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमको गिवन है उन चीज़ों का यूज करके बाकी चीज़ों को निकालना, ठीक है। तो एच देखेंगे, तो पहले उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ओके। तो ये 150 दे रखा है, ये h दे रखा है और ये हमें इतना, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब 60 डिग्री का एंगल है तो इसकी लेंथ हमें डिस्टेंस पता करनी है कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या यूज कर लेते हैं, हमें l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 150 दे रखा है तो हम देखो b/h दैट इज cos 60 डिग्री का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC डैश। तो cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 इक्वल टू AC 150 दे रखा है और AC डैश हमको L दे रखा है। तो L इक्वल टू 300 मीटर। तो आप देख लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 300 मीटर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है हवाई जहाज की ऊंचाई h क्या है, मतलब इसकी हमें हाइट कैलकुलेट भी करनी है और ये आपको 150 मीटर गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपका आ जाएगा h अपॉन 150, तो √3 इंटू 150 इक्वल टू h। तो h इक्वल टू 150 √3 आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी d कितनी है, ये d डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। तो आप अभी क्या क्या
क्या क्या फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये 150√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप इसको 150√3 कह देंगे। अब आप देखिए आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में tan 30 की मदद से BA निकालेंगे और AC की वैल्यू हमको 150 ऑलरेडी दे रखी है, तो इसको इस AB की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल ABB डैश tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BB डैश अपॉन AB। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, BB डैश आपका 150√3 है, AB आपको कैलकुलेट करना है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 1500 मीटर। अब आप 150 माइनस कर दीजिए तो D बराबर आपके पास आ जाएगा 1500 माइनस 150 दैट इज 1350 मीटर। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है बिंदु A और हवाई जहाज के बीच की दूरी, A और हवाई जहाज की, जबकि उनके बीच एंगल 30 डिग्री का है और आपसे स्पीड भी पूछी गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो P दे रखा है हमें H निकालना है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, sin 30 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और निकालने के लिए sin 30 डिग्री का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए BB डैश अपॉन AB डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, BB डैश 150√3 है अपॉन AB डैश। तो AB डैश हो जाएगा 150√3 अपॉन इंटू 2, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 300√3। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि हवाई जहाज किस स्पीड से उड़ रहा है, तो उसने ये डिस्टेंस 2 मिनट में कवर किया है, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 1350/2 मीटर पर मिनट, ठीक है। 2 6 12, 15 2 7 14, 2 5 10। तो स्पीड जो होगी एरोप्लेन की वो कितनी हो जाएगी, 675 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंकिता एक शेड में एक उद्योग चलाती हैं जो नीचे से घनाभाकार मतलब क्यूबॉइडल शेप में है और ऊपर से क्या है, सेमी जिसको हम सिलेंडर कह सकते हैं, हाफ सिलेंडर है, ठीक है। उसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं दोनों के, हमें कुछ प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देने हैं। देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले शेड में समा सकने वाली हवा का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी शेड कैन होल्ड। तो हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्किल का और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट, ठीक है। सिलेंडर जबकि हाफ है, ठीक है, हाफ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आप सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, प्लस हाफ πr² h हो जाएगा। अब जो जो वैल्यूज हमें डायमेंशंस दे रखे हैं उन डायमेंशंस का हम यूज कर सकते हैं। तो 8 × 7 × 15 प्लस हाफ, पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पर रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। ये r बराबर 7/2 होगा, तो ये 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट की वैल्यू आपकी 15 ही रहेगी, ठीक है। तो 15 8 120, 120 840 हो गया। ये 2 से 11 कट गया, इसको 11/7 इंटू 49/4 इंटू 15, 7 7 49। इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 840 प्लस 1177 इंटू 15 1150, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 35 4 8 जा 32 34 4 8 जा 32 34 700 4 5 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 2 11.75 मीटर। इतनी हवा इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि उद्योग को ऐसी जो 300 घन मीटर कुल जगह, तो इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्स मशीनरी विच वुड ऑक्युपाई अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर, देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom would occupy 0.08 meter cube space on an average, how much air would be in the shade when it is working। तो जो आपका एरिया आया हुआ है पीछे वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में से हमें क्या करना है, इन सबको माइनस कर देना है। तो एयर इन शेड वाइल वर्किंग, तो कितना एरिया था हमारा 1128.75 1128.75 माइनस आपके पास 300, तो मशीनरी को चाहिए भाई डिस्टेंस, और 20 इंटू 0.08 28.75 माइनस 300 माइनस 8 2 जा 16, 1.6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन सबको, 1128.75 माइनस 301.6 कर दो भाई, माइनस 5 का 5 7 और 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 2 का 2 और 11 में से 3 गया 827 का क्यूब इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, घनाभाकार भाग का कुल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल पार्ट, क्यूबॉइडल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो इसमें 4 ही हैं केवल, इसके अलावा तो इसमें कहीं पर लगे ही नहीं है, ठीक है। तो 4 एरिया का आप ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब 2h। तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग जो है उसका आंसर क्या रहेगा आपका, TSA ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट इक्वल्स टू 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। 2h की वैल्यू 8 है, l की वैल्यू 15 है और h की वैल्यू 7 है। 16 इंटू 22, ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर वाले पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल पूरे उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो TSA ऑफ सिलेंडर यह जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई r h प्लस r, 2 से 2 कट जाएगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू h की वैल्यू 15 प्लस 7/, तो 11 इंटू 37/2, 11 17 11 33 40, तो 203.5 मीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।